बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आपको पता है बजट 2026-27 आ चुका है। तो उस बजट में जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स आई हैं वो क्या हैं। पहले मैंने कुछ लेक्चर बनाए थे जिसमें मैंने अमेंडमेंट्स की बात की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेल्स टैक्स एक्ट में और फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल में एक्चुअल क्या आई, लॉ को किस तरह पढ़ना है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कारपोरेट लायर हैं, टैक्सेशन के लायर हैं, एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, या जिसको इसकी नेटी ग्रेटी किस तरह समझनी है कि फाइनेंस बिल को किस तरह से हम चेंजेस क्या आई हैं और लॉ में किस तरह से इसको पढ़ना है। पहले तो मैंने ऐसी डिस्कशन की है कि जिसको लेमैन भी समझ सके और हर किसी की समझ में बात आ जाए ना। तो अब कल क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा जी ये फाइनेंस बिल आ गया है तो आप इसमें इसको पढ़ें तो क्या आपको समझ आती है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने ये आपके सामने नज़र आ रहा है अमेंडमेंट इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो इसमें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का जो 7 ऑफ 90 है, द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट मेड बाई हिम इन सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में उन्होंने पढ़ा आफ्टर क्लास 1A द फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी इंसर्टेड। अच्छा, अब हम जब इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि इसके हमें सियाको सबाक का नहीं पता। ये पहली बात तो जो, क्योंकि ये डेफिनेशन है इसकी तो समझ आ जाएगी। 1AA क्या है कि क्लास 1A के बाद 1AA एक डेफिनेशन आई है। अब क्योंकि ये डेफिनेशन है तो डेफिनेशन तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये लॉ के अंदर आएगी चीज़, कोई आपका सेक्शन है, सेक्शन चल रहा है और उसका आगे कोई सब सेक्शन ऐड हो रहा है, तो उसमें जब आपको पीछे से बात का पता नहीं चलेगा तो आप इसको समझ नहीं सकेंगे सिर्फ इस अमेंडमेंट को पढ़ के। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि उसका तरीक़ेकार ये है कि इसके साथ आप ऐसे एक्ट भी खोलें। आपके पास एक्ट खुला हुआ है। अब जैसे कि उसमें कहा है कि क्लास 1A के बाद आ रहा है, तो अब 1A में हमारे पास जैसे कि एक्टिव टैक्स पेयर की ये डेफिनेशन चल रही थी, तो 1A के बाद एक और डेफिनेशन ऐड हो गई है। तो वो ये 1A के बाद ये 1AA आ जाएगा जो कि एडवांस रिसीट इनवाइस के अब जो है मीन्स एन इनवाइस इन द फॉर्मेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, के बोर्ड को ये एक प्रिस्क्राइब्ड करेगा, रूल्स में देगा कि इस तरह की इनवाइस होनी चाहिए जो एडवांस रिसीट की है। तो वो एक नई डेफिनेशन ऐड हुई है, तो 1A के बाद हुई है तो इसलिए इसका 1AA नाम है। तो इसी तरह 1AAA एक हो रही है एलोग्रिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसका मैंने पहले भी बताया था आपको, मीन्स द एल्गोरिथम सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 26AAA। ये अब हम 26AAA जब पढ़ेंगे इस एक्ट का तो उसमें इसकी तफसील दी जाएगी कि जो एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि वो चेकिंग जो है AI जो सिस्टम है ऑटोमेशन में आके रिटर्न के साथ सारी चेकिंग खुद ही करेगी या फिर उसके AI बेस ऑडिट होगा, तो इन चीज़ों के रिटर्न के रिलेटेड है, तो वो हम उसमें आएंगे। अब ये देखें जैसे आ गया आफ्टर B जो है आफ्टर ओमिटेड क्लास 9AA द फॉलोइंग न्यू क्लास। अब हमें ये नहीं पता कि वो 9AA क्या चल रही थी क्लास, तो उसके बाद ये एक आई है इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम। तो इसलिए हम इधर इसको खोलेंगे और देखेंगे कि 9AA क्या चल रही थी, ठीक है, ताकि वो जो ओमिट हुई है उसके बाद क्या आया है, इस तरह से आप लॉ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये देखें जैसे कि 9A है, ये 9AA जो ओमिट हो चुकी थी, इसके बाद अब ये नई इनवाइस आ रही है। तो वो क्या आ रही है नई क्लास एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम शुरू हो गया है जिसमें इंटीग्रेट FBR के साथ होगी और वो इनवाइस जब इशू की जाएगी एट द सेम टाइम वो इनवाइस जो है वो देखी जा सकेगी FBR में भी और उसका टैक्स फ़ौरन उसमें जमा कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स सच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैकेनिज्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अप्रूवल बाय द बोर्ड फॉर इशुएंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेल्स टैक्स इनवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आएंगी तो उसमें ये इनवाइस आएगी। इसी तरह ये देखें अब आ रहा है कि आफ्टर क्लास 17 द फॉलोइंग न्यू क्लास। तो अब 17 में क्या था पहले चल रहा, तो 17A नेशनल फेसलेस सेंटर जो बनाया, तो हम इसमें आएंगे कि 17 जो थी उसके बाद एक क्लास आ रही है। तो अब हम जब आए
तो 17 में ये मैन्युफैक्चरर के बारे में बात हो रही थी, तो मैन्युफैक्चरर के बारे में बात होती हुई आगे ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू में आ गई। तो अब 17 के बाद जो आई है 17A आ गया है कि नेशनल फेसलेस सेंटर। ये जैसे कि मैंने आपको पहले इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज में बताया कि एक सेंटर बनेगा जिसमें टैक्स मैन और टैक्स पेयर एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे वो एक दूसरे से उसकी अपनी चल सकेगी, बात चल रही होगी। मीन्स ना नेशनल फेसलेस सेंटर एज डिफाइंड इन सेक्शन 32C ऑफ दिस सेक्शन, इसके बारे में हम उसमें सेक्शन में पढ़ेंगे। इसी तरह ये आ रहा है कि आफ्टर क्लास एक और प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हमारा जो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है मीन्स एनी सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स whether it's real time or otherwise including such system and technology as may be prescribed by the board। तो ये वो सिस्टम है जिसकी मॉनिटरिंग होगी सेक्शन 4C के तहत, 40C के तहत। उसकी मॉनिटरिंग रियल टाइम हो रही होगी, कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसी तरह ये क्लास 43A जो आ रही है, अब अगर हम इन क्लास 43A में अब ऐड हो रहा है, अब ये हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी क्लास 43A ऐड। इसमें हम अगर खुद से पढ़ना शुरू करेंगे, इन सब सेक्शन डी आफ्टर एक्सप्रेशन होलसेलर कम रिटेलर द एक्सप्रेशन हैविंग टर्नओवर मोर देन 200 मिलियन शैल बी इंसर्टेड। अब जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि इन क्लास डी वो क्या है जिसमें होलसेलर कम रिटेलर के बाद एक इंसर्ट होना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि फिर इसमें उस बकायदा क्लास में आए। 43A क्लास जो हमारी होगी इसमें हम बकायदा आएंगे तो देखेंगे कि क्या बात हो रही है जिसके बारे में ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है कि इसमें आप ऐड करें। तो जब हम आ गए, ये देखें 43 है टैक्स पीरियड की है और 43A टायर 1 रिटेलर की है। अब टायर 1 रिटेलर के मतलब अब इसका मतलब है कि बात होनी चाह रही है। तो जब आप साथ ला खोल के साथ उसको लेके चलेंगे तो देन आप इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो टायर 1 रिटेलर की उसने, अब हम देखेंगे कि क्या बात की थी। उसने कहा 1 इन सब क्लास डी में जो है वो आफ्टर द एक्सप्रेशन होलसेल कम रिटेलर जो है ना, उसके बाद एक्सप्रेशन हैविंग टर्नओवर मोर देन 200 मिलियन जो है ना ये आएगा। तो अब हम अगर क्लास डी में जाएं तो ये देखें कि हमारा आ रहा था कि होलसेलर कम रिटेलर, तो इसमें अब वो मेंशन कर दिया गया है कि उसका टर्नओवर है 200 मिलियन। तो इसके बाद 200 मिलियन एंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाईज कम गुड्स होलसेल बेसिस रिटेल एज वेल एज रिटेल बेसिस जनरल बॉडी ऑफ द कंज्यूमर को जो दे रहा है। तो इसमें ऐड हो गया है कि अब कौन सा होगा जिसका 200 मिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट होगी, यानी कि ये इस जगह वो ऐड हो जाएगा, ला का हिस्सा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो पहले होलसेलर कम रिटेलर हम वैसे ही ले रहे थे, अब उसका जो है मेजरमेंट से कि उसका टर्नओवर जो है उसके हिसाब से अब 200 मिलियन मोर देन 200 मिलियन 20 करोड़ से ज़्यादा होगा। इसी तरह इन क्लास एफ एंड जी शैल बी ओमिटेड। तो इसमें क्लास एफ और जी अब ओमिट कर दी गई है कि जिनको हम टायर 1 रिटेलर में इस बेस पे लाते थे वो अब नहीं आएंगे। वो क्या है जी, वो हमने देखी जी, एफ है retailer who has acquired a point of sale for accepting payment through debit and credit card from banking companies and other, यानी कि जिस पे वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मशीन पड़ी होती थी तो हम कहते थे कि जिस पे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड मशीन है ये टायर 1 रिटेलर होगा, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो जिसके वजह से क्या हुआ, लोगों ने वो मशीनें उठा दी। मशीनें उठाने की वजह से अब वो बैंकिंग के साथ काम उनका रुक गया, बैंकों ने इशू उठाया। तो ये कि इस वजह से एटलीस्ट ना करें, तो वो ये क्लास अब ख़त्म कर दी गई। इसी तरह जी है रिटेलर हुज डिडक्टिबल विद होल्डिंग अंडर सेक्शन 236G एंड 230 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रोसीडिंग 12 ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड एज में बी स्पेसिफाइड बाई बोर्ड, यानी कि इसमें थ्रेशोल्ड का जिक्र किया गया था कि जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब ये दो चीज़ें जो है ना ये इसमें से ख़त्म कर दी गई हैं। तो फिर इसी तरह आफ्टर सब क्लास GA द फॉलोइंग न्यू सब क्लास है शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो अब क्लास GA हम देखते हैं कि क्या है। GA के बाद एक नई GB क्लास लग गई है। तो ये क्लास लग गई है अच्छा जी, तो A इसमें आ ही नहीं रही थी। इसके बाद क्लास आ गई है GB, वो क्या है जी,
the retailer having turnover exceeding 200 million rupees either are by way of declaration from the work back value turnover of the tax deduction under section 236G or 236H of 2001 during the immediate preceding 12 consecutive months। इसका अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है बेसिकली कि एक नई क्लास डाली गई है कि ऐसे रिटेलर्स जिनकी 20 करोड़ से सेल ज़्यादा होगी तो उनको इसमें टियर 1 रिटेलर में लाया जाएगा। लेकिन अगर वो सेल अपनी नहीं दिखाता तो यकीनन इसमें क्या है कि उनको बेसिकली आ रही होती है जो परचेजेस कर रहे होते हैं और उनका टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 236G और H में काट रहा होता है, तो उसमें वो परचेजेस को कहते हैं जी रिवर्स बैक किया जाएगा। उसमें वैल्यू एडिशन डाल के तो चेक की जाएगी कि अगर परचेजेस उतने लेवल पे हैं और आप इसमें टर्नओवर में नहीं आ रहे तो आपको उसमें उनकी बेस पे लाया जाएगा। तो ये एक नई क्लास इसमें ऐड की है। आगे फिर है इन सब क्लास H दी फुल स्टॉप एट द एंड कोलन शैल बी सब्सिट्यूटेड देयर अंडर फॉलोइंग प्रोवाइजो। तो H के बाद एक नई प्रोवाइजो आ गई है। तो हम देखते हैं कि ये है हमारे पास H, तो जिसमें हमने कहा था कि एनी अदर पर्सन क्लास ऑफ पर्सन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, कि कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, तो इसको उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि क्या किया है इसमें। इसके बाद ये कहा गया है प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में आल्सो एक्सक्लूड एनी पर्सन आर क्लास ऑफ पर्सन थ्रू द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, के जो पहले आ चुका है टियर 1 में उसको अब कहते हैं जी एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो ये भी इसमें एक नई चीज़ आ गई है। तो ये है तरीक़ेकार जिसके ज़रिए आप उसको लॉ के साथ और फिनांस एक्ट फिनांस बिल इनको मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये बातें जो हैं इसमें क्लियर होगी। अब जैसे कि ये क्लास 44 है, आफ्टर सब क्लास ए द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन एडेड। तो इसमें अब इसकी हमें जब पता ही नहीं है वो क्या चीज़ थी क्लास ए और उसकी ए के बाद, तो हम एक्सप्लेनेशन का हमें अंदाज़ा नहीं होगा। तो जब हम जाएंगे 44 और ये है क्लास टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स अदर दैन अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट मीन द टाइम ऑन विच द गुड्स आर डिलीवर आर मे अवेलेबल टू द रिसिपेंट फॉर सप्लाई आर टाइम व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है जी, बाई द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। यानी कि हम ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन हमेशा से हम पढ़ते हैं कि वो ये क्या है कि या तो वो चीज़ें दे देगा या चीज़ें डिलीवरी के लिए तैयार उसके पास होंगी या रसीट उसके पास आ जाएगी, तो इसको हम टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो इसमें कहते हैं जी क्या एक्सप्लेनेशन ऐड करें। अब एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड की है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट the term goods are delivered or made available means the goods become ready for dispatch from the business premises including but not the limit to the factory warehouse godown or branch। कि जे उसके पास अवेलेबल का मतलब यह है कि उसके ना सिर्फ गोदाम में फैक्ट्री में या कहीं भी उसके पास डिलीवरी के लिए अवेलेबल है, पड़ी हुई हैं तैयार, तो उनको हम टाइम ऑफ सप्लाई के क्लास में लेके आएंगे। तो ये है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई के हवाले से। अब अगर हम क्लास 46 इन सब क्लास जे में जो है ना फर्स्ट प्रोवाइजो दी एंड पे एक नई चीज़ ऐड होने जा रही है। तो अब क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि 46 क्लास क्या है। कि 46 की क्लास में जब ये देखें 46 है वैल्यू ऑफ सप्लाईज मीन, तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज में क्या करना चाह रहे हैं जी 46 इन क्लास जे में इन फर्स्ट प्रोवाइजो एट द एंड फॉर द कोलन एंड फुल स्टॉप सब्सिट्यूट, ये नई चीज़ ऐड की जा रही है। तो इसका मतलब है इसके पहले तो जे में जाएं, ये है द केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु एंगेज इन परचेजिंग यूज ऑफ व्हीकल फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर विच सेल्स has already been paid sale tax already be billed at the time of import manufacturing which are later or sold on the open market। गाड़ियों की सेल परचेज के बारे में है कि जो जनरल पब्लिक से पहले ली गई हैं, तो उसमें ये है फॉर दिस पर्पज ऑफ वैल्यूएशन द बोर्ड में यूज द वैल्यूएशन ऑफ सच गुड्स एंड नोटिफाइड बाई पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि उनकी वैल्यूएशन जो करनी होगी, ज़ाहिर है सेकंड हैंड है तो अब उसकी वैल्यूएशन के लिए ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो साइट है उससे ली जाएगी, या फिर उसको वैल्यूएशन ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी जो है वो करवाई जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें करेंगे।
अच्छा, अब ये देखें कि एक आया इन सेक्शन 6 इन सब सेक्शन 2 आफ्टर द फर्स्ट प्रोवाइजो द फुल स्टॉप एंड एंड कोलन में भी सब्सिट्यूट, ये एक प्रोवाइजो दिया गया है, लेकिन ये कहाँ है, सेक्शन 6 में है। अब सेक्शन 6 में जब हम आएंगे तो सेक्शन 6 में चेंज आई है, तो सेक्शन 6 हमारे पास आ रहा है जी। तो ये आप अब मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमने फाइनेंस बिल को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब यही तरीकाकार फॉर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए होगा और यही तरीकाकार आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए होगा। ये टाइम एंड मैनर ऑफ सप्लाईज जो है, तो इसमें ये चेंज आई है। उसमें जैसे उसने कहा कि इसमें इन सब सेक्शन 2, तो इसका सब सेक्शन 2 जो है 1 है, 1A है और ये है सब सेक्शन 2। तो इसके बाद एक प्रोवाइजो दिया गया है कोलन, और उसके बाद तो वो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ स्टील मेल्टर, स्टील री रोलर एंड कंपोजिट यूनिट टेक द टैक्स शैल बी कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यानी कि ये वापस वही जो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के बेस पे हम लेते थे टैक्स, उसी बेस पे दोबारा चला गया है। तो मतलब ये है कि ये क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई है तो इसमें मेंशन किया गया है कि ये जब कंज्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी तो उस पे हमने इनसे टैक्स लेना है एट द रेट प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड, जो बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा, नोटिफिकेशन जिसकी की जाएगी। द टैक्स सो कलेक्टेड शैल बी एडजस्टेड एंड एक्सेस अमाउंट इफ एनी शैल बी रिफंडेड फॉर द मंथली बेसिस थ्रू बोर्ड ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम। कि अगर उसकी सप्लाईज में कुछ ये है कि ज़्यादा टैक्स आ गया है तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ जो इसके रूल्स बनेंगे और उस रूल्स के तहत ये काम करेगा। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं सेक्शन 8B। सेक्शन 8B आपका जो है, इसमें सब सेक्शन 1 इन सेकंड प्रोविजो द फुल स्टॉप एंड कोलन एक नई चीज़ प्रोवाइजो ऐड कर दी गई है। वो क्या है जी, हम पहले सेक्शन 8B के सब सेक्शन 1 में आते हैं तो हमें उधर से ये एग्जैक्ट अंदाज़ा होगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह, तो फिर आप लॉ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और आपको जब इस तरह से एक दफ़ा जो पढ़ लेगा तो उसके इंशाल्लाह ये दिमाग में भी हर चीज़ रह जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स है नॉट विथ स्टैंडिंग इन सब सेक्शन 1 की बात कर रहा था। हाँ जी, सब सेक्शन 1 इन द कोलन प्रोवाइजो फॉर द फुल स्टॉप एंड एट द एंड एक प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड फर्दर आल्सो द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन फ्यूचर रिड्यूस इन हैज द लिमिट provided in subsection for any registered person on the basis of compliance and non-compliance which is production monitoring digital invoices POS and other। ये कि इसके एडजस्टमेंट की जो है कि जो आपका एडजस्टमेंट, जैसे कि पहले आपने देखा कि एक हमारा जो POS इनवॉइस नहीं इंस्टॉल करते थे रिटेलर जो है, तो उन रिटेलर्स के लिए ये एक इन्होंने सिनेरियो इस तरह से बनाया कि वो 60% तक का इनपुट उनको अलाउ नहीं होगा कि वो करें। तो इसी तरह अगर वो कोई मॉनिटरिंग प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग ई बिल्टी या बाकी काम नहीं कर रहा तो उसका भी जो है ना इनपुट जो है काटा जाएगा, तो उसमें करेगा। अब ये है इन सेक्शन 9, आपको पता है सेक्शन 9 है डेबिट क्रेडिट नोट का। अगर तो उधर मैं जाके आपको एग्जैक्ट दिखा भी दूँ तो फिर भी हम कर लें। ये देखें डेबिट क्रेडिट नोट है। आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट नोट में ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले थे उन्होंने बहुत सारे इसमें खुद ही डेबिट डाल के तो उसकी इनवॉइसेस इशू कर देते थे इशू। तो उसके लिए अब ये एक प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट शैल बी गवर्न बाई मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई द बोर्ड। तो उसके ज़रिए एक प्रोवाइजो दिया गया है। और इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन ऐड हुआ है आफ्टर सेक्शन 11G द फॉलोइंग न्यू सेक्शन। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि 11G है किस चीज़ का, कि जिसके बाद 11H आ रहा है। तो ये बेसिकली 11 सेक्शन जो है इसमें हम असेसमेंट की बात करते हैं, जो कि पहले ओमिट हो चुका था। फिर इसके 11A 11B 11D जैसे कि बेस्ट जजमेंट का है, 11E असेसमेंट का है, 11F और 11G में आया था कि लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट जो है 11G में है कि ये आपने 5 साल तक का फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से आप उसको शोकाज कर सकते हैं, और फिर जो शोकाज किया है विद इन 120 डेज उसको आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये असेसमेंट का चल रहा था। तो इस असेसमेंट के बाद जो है
हमारा एक नया सेक्शन आ रहा है जो आने वाले वक्तों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम गौर से इसलिए पढ़ेंगे। 11H फेसलेस ऑडिट एंड असेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसलेस सेंटर बनेंगे, इसमें क्या होगा कि फेसलेस सेंटर में ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें इस तरह के ऑडिटर्स और एक्सपर्ट बैठे होंगे कि आपका रिटर्न जो है उसकी असेसमेंट कर रहे होंगे, उसकी AI से उसका ऑडिट कर रहे होंगे। जब वो ऑडिट हो रहा होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये कौन से टैक्स पेयर की है, ठीक है, टैक्स पेयर को पता नहीं होगा कि वो कौन मेरा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी बेस पे उस पर जो एलिगेशंस होंगे तो वो ऑनलाइन ही उसको भेजे जाएंगे और टैक्स पेयर को ये नहीं पता होगा मुझे किसने भेजे हैं, वो ऑनलाइन ही उसका जवाब देगा। और फेसलेस यानी कि किसी से किसी की मुलाकात नहीं होगी, जो करप्शन का एलिमेंट है वो इसमें से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट होने से ये होगा कि अब मैक्सिमम रेवेन्यू हमारा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑडिट करने के लिए सपोर्ट चाहिए थी लॉ की, तो लॉ की सपोर्ट करने के लिए ये हमारा एक सेक्शन 11H फेसलेस ऑडिट एंड असेसमेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोवाइजो ऑफ द एक्ट, any audit under section 25, section 27(2)(b or any other made under the section 11E के जरिए, जैसे कि बेस्ट जजमेंट की हम करते हैं एंड असेसमेंट करते हैं एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अंडर सेक्शन 57 जो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द केसेस रेफर्ड इन सब सेक्शन 2 मे बी मेड फेसलेस मैनर एंड मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड फॉर टाइम टू टाइम। मतलब ये क्या है कि इसकी जितनी भी हमारे ऑडिट हैं, जितनी भी हमारी असेसमेंट है वो अब फेसलेस हुआ करेंगी, रेक्टिफिकेशन भी फेसलेस हुआ करेंगी। तो ये इसमें आया है और इसका सब सेक्शन 2 है, द फेसलेस असेसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन आर अ क्लास और पर्सन आर इनकम आर अ क्लास ऑफ इनकम आर क्लास केसेस में बी स्पेसिफाइड द बोर्ड, जिसको बोर्ड कहेगा उसके लिए होगी। द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 25 शैल अप्लाई द ऑडिट कंडक्ट इन फेसलेस मैनर, जो है वो भी सेक्शन 5 की जो प्रोवाइजो है 25 की वो इसमें यूज़ होगी। तो ये जो है ये बेनिफिशियल होने जा रहा है काफ़ी, आप इसको देख रहे हैं। तो ये लॉ में तब्दीली इस तरह से आपने इसको पढ़ना और समझना है। अब जैसे कि आगे आ रहा है इन सेक्शन 21, सेक्शन 21 ये मुझे तो अंदाज़ा है कि वो ब्लैक लिस्टिंग और उसके सस्पेंशन के रिलेटेड है। तो उसमें सब सेक्शन 2 आफ्टर द वर्ड अनवाइसिस द एक्सप्रेशन हैज़ बिन कमिटेड कंप्लायंस सब सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ द 23 सेक्शन 40C में भी इंसर्टेड, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग आने जा रही है। तो इसमें यह है कि उसकी ब्लैक लिस्टिंग को ख़त्म करने के लिए मैं आ जाता हूँ सेक्शन 20, ब्लैक लिस्टिंग करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं, ब्लैक लिस्टिंग करने के लिए सेक्शन अब आए हैं हमारा 21 पे। तो इसमें है जी डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक पे आ रहा है, पहले उनके रिलेटेड चीज़ें थी नहीं कि हमने अनवाइसिस के एक्सप्रेशन और नॉन कंप्लाइंस जो अनवाइस की हम 5 और 6 में आगे आ रही है 23 सेक्शन की और 40C की, तो उनके लिए इसको किया जाएगा। और फिर आगे सेक्शन 23 आपको पता है ये इनवाइस का सेक्शन है। तो फॉर द वर्ड सप्लाई शेल इशू सीरियली नंबर्ड इनवाइस द एक्सप्रेशन एज वेल एज एग्जाम्प्ट सप्लाई शेल बी इशूड द इनवाइस। तो जो इनवाइस की एग्जाम्प्ट सप्लाई इशू करनी है उसको भी इनवाइस का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये हैं जी चेंजेस जो आगे आ रही हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूँ, सेक्शन 25 है, ऑडिट के रिलेटेड इसमें आ रही हैं चेंजेस। तो वो अब इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैंने पहले भी आपको शायद बताया था। सब सेक्शन 9 वर्ड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट जब करेंगे तो उसमें एक नई चीज़ आई है कि ऑडिट रिपोर्ट पहले हुआ करती थी कि ऑडिट रिपोर्ट आप उसको इशू करें टैक्स पेयर को शो काज करने की बजाय, ताकि वो उसकी एक्सप्लेनेशन जवाब दे, तो उसको फिर वो बेनिफिट भी होता है कि 75% ऑफ पेनल्टी का वेवर उसको मिल जाता है। ये चीज़ नई ऐड हुई है। अब 30 जो है जो अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ का सेक्शन 30 था, तो उसमें 30AA फेसलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए ये बात हो रही है कि फेसलेस जुरिस्डिक्शन जो है ज़ाहिर है वो बनेगी तो फिर ही उसके तहत हम ये काम कर सकेंगे। उसमें ये पूरा इसका सिनेरियो जो है वो बताया गया है। इसी तरह ये 30DDB जो है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फीड कंप्लायंस
इनलैंड रेवेन्यू के लिए फील्ड की कंप्लाइंस के लिए जो है वो एक डायरेक्टरेट बनेगी जिसमें अपॉइंटमेंट होगी, और वो फेसलेस जो पूरा सिस्टम है वो सेंटर है उसका जो फील्ड की फॉर्मेशन है वो चेक करेगी। इसी तरह 32C नेशनल फेसलेस सेंटर की बात कर रहे हैं कि एक सेंटर जैसे मैंने आपको बताया कि जहां एक्सपर्ट बैठे होंगे और वो AI की मदद से सारे ऑडिट कर रहे होंगे इनलैंड रेवेन्यू में, इसके बारे में ये बताया गया है। और सेक्शन, ये सबसे खतरनाक चीज़ आई है, इसके लिए अब आप केयरफुल हो जाएं कि सेक्शन 33 ऑफ द टेबल इन कॉलम 1 में क्या आ रहा है कि अगर आपकी पहले जो 10,000 थी, फॉर द वर्ड 10,000 एक पेनल्टी होती थी रिटर्न लेट फाइलिंग करने की या ना फाइल करने की, उसको 50,000 कर दिया गया है। ये देखें, तो ये अब जो है रिटर्न फाइल करने वाले कंसल्टेंट हजरात, वकुला हजरात और FBR वाले चेक करने वाले, और जो सबसे अहम इसके स्टेक होल्डर हैं बिजनेस ओनर, वो अपनी इंश्योर करवाएं कि रिटर्न आपकी बिफोर टाइम जमा हो चुकी है, अदरवाइज 25,000 रुपये पर रिटर्न। और फिर जो एक होता था ना कि जितने दिन लेट होगी 200 पर डे है, तो उसको 200 की बजाय 2000 कर दिया गया है। तो ये भी आपने चीज़ों को चेक करने हैं। जहाँ जहाँ 5000 था उसकी 25,000 पेनल्टीज़ बढ़ गई हैं। मकसद ये है कि इसकी इन्फोर्समेंट जो है ना वो उसका अफेक्ट आने जा रहा है। तो इसमें अब जैसे कि इनकम टैक्स में भी ऐसे हुआ है कि इनकम टैक्स में जो पहले रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करवाता था, बाद में रिटर्न फाइल करके तो 1000 रुपीज़ वो जमा करवाता था, तो वो एक्टिव लिस्ट में आ जाता था। अब उसको भी उन्होंने 25,000 रुपया कर दिया है। AOP के लिए वो तकरीबन 50,000 है और कंपनी के लिए 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। तो रिटर्न जो है ड्यू डेट में अब जमा करवानी जो है बहुत ज़रूरी हो गई है। तो ये पेनल्टीज़ के कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेनल्टीज़ के कुछ सेक्शन और ऐड हैं, तो ये भी आ गए हैं। उसके बाद 40F में सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स, भाई ऑक्शन ये पहले होता था कि वो जो गुड्स कॉन्फिस्केट की जाएंगी जो जिन पे स्टैंप्स नहीं होंगी, बार कोड नहीं होंगे, जो टैक्स पेड के बगैर मूव कर रही होंगी, उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस नहीं होगी, तो उसका तरीक़ेकार बताया गया कि उनको किस तरह से कॉन्फिस्केट किया जाएगा और फिर गाड़ी के समेत कॉन्फिस्केट किया जाएगा, ये सारा इसमें बताया गया है। और गाड़ी के करने के बाद उसको फिर ऑक्शन भी की जाएगी। सेक्शन 45C आपको पता है 45 अपील का था, तो अपील हम कमिश्नर अपील के पास जाके करते थे, तो ये भी अब फेसलेस अपील्स का भी एक सिनेरियो बनेगा जिसमें आप की अपील जाएगी कमिश्नर के पास, उसको पता नहीं होगा कौन सा यूनिट है कहाँ है, तो वो फेसलेस अपील भी 45C ऐड हो गया है। 47AA अलगोरिथम सेटलमेंट, जो कि मैं आपको बता रहा था AI के लिए कंप्यूटराइज का सारा सिस्टम जो होगा वो इसमें नया आएगा। और 47AA इंडिपेंडेंट केस सिक्योरिटी कमेटी बनेगी, कमेटी में टैक्स पेयर भी होंगे और बिजनेसमैन भी, तो इस तरह से करके ये भी नई चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, ये एक चीज़ जो रेवेन्यू एक्सीड करने के लिए आपके पास आ रही है सबसे ज़्यादा, वो एक क्या है कि आपका थर्ड शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल का टेबल बढ़ा दिया गया है। इसमें चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ये अगर आप देखें कि 55 तक सीरियल नंबर थी, अब 55 से आगे भी आ गई हैं। 56 वेजिटेबल एंड एनिमल फैट एंड ऑयल सोल्ड इन पैकिंग, शुगर कन्फेक्शनरीज हैं, पास्ताज, कुक्ड स्टफ एंड स्पैगेटीज़ वगैरह जो हैं ये भी आ गई हैं। सॉसेज और कैचअप्स आ गए हैं। फर्मेटेड बेवरेजेस आ गई हैं। फिर पेट्रोलियम जेली वगैरह ये चीज़ें भी सारी उसमें आ गई हैं, पेट्रोलियम जेली, वैक्स, दिस दैट। तो उसके बाद इंसेक्ट, हाँ ये एक जो थी एग्जाम थी या जीरो रेटेड थी, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, तो ये अब थर्ड शेड्यूल में आ गई हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये जहर मार दवाएं जो हैं जो फसलों के लिए यूज़ होती हैं, तो ये जो है दोबारा से टैक्सेबल और इसको इसमें कर दिया गया है। इसी तरह प्लेट, शीट, फिल्म फॉयल, टेप, स्ट्रिप्स एंड अदर फ्लैट शेप्स, प्लास्टिक की गुड्स जो है 39 चैप्टर की, वो पूरा 39 चैप्टर ही बल्कि इसमें थर्ड शेड्यूल में आ गया है प्लास्टिक गुड्स की। इसी तरह ट्रंक, सूट केस, ब्रीफ केस 42 चैप्टर की चीज़ें हैं, ये सारी आ गई हैं। फुटवेयर्स, जूते जो हैं ये भी थर्ड शेड्यूल में, ये कि मैन्युफैक्चरर ही आप उसको बनाए और जितना बनाए उस पर टैक्स दे दे, तो बीच में जो है ना इसका कंसेप्ट ज़रा कम हो जाएगा। इसी तरह बाथरूम एसेसरीज़ जो हैं, बाथरूम आइटम्स,
सैनिटरी वेयर्स इंक्लूडिंग टैप, शावर्स, ये वो वगैरह, ये सैनिटरी की चीज़ें हैं, ये सारी भी अब इसमें थर्ड शेड्यूल में आ गई हैं। क्रॉकरी आइटम्स सोल्ड इन रिटेल पैकिंग वो भी आ गई है। कार एंड ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ जो हैं ये हैं। मिल्क फैट मिल्क प्रिपरेशन ये भी आ गई है। प्रिपरेशन ऑफ यूज़ ऑन हेयर रिटेल पैकिंग है। सर को लगाने वाले तेल वगैरह जो इसमें तरह से, इसी तरह शेविंग क्रीम, शेव्स की चीज़ें हैं, टॉयलेट की, बाथरूम की चीज़ें हैं, जैम्स, जूस, जेलीज़, ये सारी चीज़ें ये भी उसमें आ गई हैं। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील के बर्तन वगैरह, और क्रीमिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाश सरेमिक्स प्रोडक्ट्स जिसमें वाश बेसन्स, कमोड्स, टाइल, ये भी थर्ड शेड्यूल की अब आइटम बन गई हैं। तो ये थर्ड शेड्यूल में आ गई हैं। अब सिक्स शेड्यूल है जिसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि एग्जाम्प्ट हैं। तो सिक्स शेड्यूल में ये हमारी सीरियल 32 है जिसमें न्यूज़ प्रिंट्स, बुक्स, मैगजीन्स, एक्सक्लूडिंग द ब्रोशर्स, लीफलेट एंड डायरेक्टरीज को एक्सक्लूड करके बाकी चीज़ें जो है वो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पेपर प्रोडक्ट्स जो हैं इसको गलत यूज़ किया जा रहा था, रिफंड ले रहे थे, तो इसको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया इंक्लूड कर दिया गया है एग्जाम्प्ट में। और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड भी की गई हैं। तो या फिर ये कुछ जैसे इंपोर्ट ऑफ लीज एंड एयरक्राफ्ट पार्ट ऑफ, ये भी मैंने बताया था, इंटरनेशनल एयरलाइन के रिलेटेड कल भी बताया था, आया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई एग्जाम्प्ट में और कुछ चीज़ें निकाल दी गई। और इस तरह से 8 शेड्यूल जो है इसमें भी कुछ जो 30 जून तक की एग्जाम्प्ट सीरियल नंबर 71 को उसको 27 तक ले आया गया है। और सीरियल नंबर 80 की जो है उनकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है अलाउट। तो अब पर्सन एंगेज इन द टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनके लिए कहा गया है कि वो विद होल्डिंग करेंगे टैक्स के लोगों की। तो अमेंडमेंट, हाँ जी, आगे इनकम टैक्स आ गया। तो ये सेल्स टैक्स की जो सारी अमेंडमेंट्स थी, ये मैंने आपको बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप किस तरह से लॉ के साथ उसको मैच करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपके ये इस काबिल हो गए होंगे कि इनकम टैक्स और एफईडी की खुद भी पढ़ेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।